हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और NISM 5th A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्ज़ाम के लिए वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर आपको ये क्लियर हो जाते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें लगभग 20 बंदों में से एक बंदा ही पास होता है, यानी कि लगभग 5% का रेशो निकल कर आता है पास होने का। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो में बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर नीड्स टू बी एडवाइज्ड टू इन्वेस्ट इन। एक इन्वेस्टर है, उसको इन्वेस्ट करने के लिए किस में सलाह दे सकते हैं। वो चाहता है कि मुझे रिटर्न अच्छा आ जाए, तो गिल्ट फंड में, लिक्विड फंड में, हाई यील्ड बॉन्ड फंड में या शॉर्ट टर्म प्लान में। इसका आंसर है सी, हाई यील्ड बॉन्ड फंड। इसमें उसको रिटर्न अच्छा आएगा, तो इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह दी जा सकती है। विच इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ रेमिटिंग फंड ऑन रियल टाइम बेसिस। रियल टाइम बेसिस पे किसी भी फंड को ट्रांसफ़र करने का फास्टेस्ट वे क्या है? NEFT, DD, स्विफ्ट, RTGS। तो इसका आंसर है डी, RTGS। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनेंशियल असेट। इनमें से फाइनेंशियल असेट कौन सा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड, रियल इस्टेट, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहेगा ए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये एक फाइनेंशियल असेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए SRO, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। मैंने पुरानी वीडियो में बताया है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन ओनली BSE ही है, जो कि एक मात्र कंपनी है। तो इसका आंसर है ए, BSE, जो कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। NFO अदर देन ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कैन रिमेन ओपन फॉर मैक्सिमम। ELSS के NFO जो आते हैं, जो इक्विटी रिलेटेड से NFO आते हैं, वो कितने दिनों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ओपन होते हैं? तो इसका आंसर है बी, 15 दिन। वो 15 दिन के लिए ही ओपन होता है। इन NFO द अकाउंट स्टेटमेंट इज टू बी डिस्पैच्ड विद इन डैश डेज ऑन क्लोजर ऑफ NFO। जब कोई NFO क्लोज हो जाता है तो उसकी जो डिटेल है, अकाउंट की स्टेटमेंट है, वो कितने दिनों के बीच में भेजी जाती है? 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन। इसका आंसर है ए, 5 दिन। 5 दिन के अंदर कंपनी को भेजनी होती है NFO क्लोज करने के बाद में। कंपनीज इशूइंग शॉर्ट टर्म डेप्ट इज कॉल्ड। कंपनी का शॉर्ट टर्म डेप्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? डिवेंचर, CD, T-बिल्स या CP। इसको बोलते हैं CP। आंसर रहेगा इसका डी। द NAV ऑफ स्कीम इज इम्पैक्टेड बाई। स्कीम की जो NAV होती है, नेट असेट वैल्यू, वो किसके जरिए इम्पैक्ट होती है, यानी कि किसके जरिए कैलकुलेशन होती है? नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, यूनिट कैपिटल, मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, साइज ऑफ फंड। तो इसका आंसर है सी, मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। जो उसका मार्केट वैल्यू का पोर्टफोलियो होता है, उससे कैलकुलेट की जाती है NAV। उसी को बोलते हैं NAV ऑफ द स्कीम, नेट असेट वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ए ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज में इनमें से कौन नहीं है? बाइंग ऑफ हाउस, घर खरीदना, प्रोवाइडिंग द डॉटर मैरिज, लड़की की शादी करना, शिफ्टिंग ऑफ द जॉब फॉर हायर इनकम, ज़्यादा इनकम के लिए जॉब को चेंज करना, प्रोवाइडिंग द फॉरेन स्टडी फॉर सन, बेटे के लिए विदेश में स्टडी प्रोवाइड करना। तो इसका आंसर है सी, शिफ्टिंग ऑफ जॉब फॉर हायर इनकम। जब तुम्हारे पास हायर इनकम होगी तो आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे वो डॉटर मैरिज हो, घर खरीदना हो, या फिर फॉरेन स्टडी के लिए बच्चे को भेजना हो। सब डिस्ट्रीब्यूटर्स वर्क विद। एक होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, एक होते हैं सब डिस्ट्रीब्यूटर। वो किसके अंदर में काम करते हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बैंक्स, IFA, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, इसके नाम से ही आंसर पता चल रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंडर में काम करते हैं। आंसर है डी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल इशू एक्सपेंस डेट कैन बी चार्ज टू फंड। किसी भी फंड के लिए इनिशियल इशू एक्सपेंसेस कितना होता है या कितना चार्ज किया जाता है? नील, 1%, 2%, 1.75%। आंसर है इसका ए, नील।
इनिशियल इशू एक्सपेंस कोई भी चार्ज नहीं किया जाता क्लाइंट के लिए। उसमें केवल जब आप 1 साल से पहले करेंगे तो उसमें आपका एग्जिट लोड चार्ज लगेगा, जो कि कम स्कीम वाइज अलग अलग डिसाइड होता है। अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस एडवर्टाइजमेंट द रिटर्न शोन फॉर इक्विटी फंड्स ओवर 1 ईयर्स आर। परफॉर्मेंस एडवर्टाइजमेंट जो हमने दिया है उसके अनुसार रिटर्न्स ऑन इक्विटी फंड्स यानी कि जो 1 साल में रिटर्न आता है उसको क्या बोलते हैं? एनुअलाइज्ड यील्ड, सिंपल रिटर्न, एब्सोल्यूट रिटर्न, CAGR। तो इसको बोलते हैं CAGR, कंपाउंड एनुअलाइज्ड ग्रॉस रिटर्न। कोड ऑफ एथिक्स ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ AMC इज डिस्क्राइब्ड बाई। AMC के एम्प्लॉय के लिए कोड ऑफ एथिक्स किसके जरिए बनाया गया है या किसके जरिए पेश किया जाता है? सेबी, MP, इंटरनल ऑडिट टीम या ट्रस्टी। जो AMC के एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए कोड ऑफ एथिक्स MP के जरिए होता है, तो इसका आंसर है बी। किम हैज टू बी अपडेटेड की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कब अपडेट होता है? ट्वाइस इन ए ईयर, क्वार्टरली, वंस इन ए ईयर, वंस इन 2 ईयर। आपको बता देता हूँ, लास्ट वीडियो में ये गलत अपडेट हो गया था। ये साल में 2 बार अपडेट होता है, इसका आंसर ए है। लास्ट वीडियो में वंस इन ए ईयर यानी कि साल में 1 बार हो गया था ये, तो वो आंसर गलत है, इसको आप सही करेक्ट कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनेंशियल असेट? इनमें से फाइनेंशियल असेट कौन सा है? गोल्ड, रियल एस्टेट, बैंक डिपॉजिट, नन ऑफ द अबव। गोल्ड फिजिकल असेट है, रियल एस्टेट भी फिजिकल असेट है, आपके पास में ज़मीन होती है, नन ऑफ द अबव कोई नहीं। सी इसका आंसर है बैंक डिपॉजिट, जो कि फाइनेंशियल असेट है, जो कि ओनली ऑन डॉक्यूमेंट ही होता है, फिजिकल आपके पास में नहीं होता। इंडेक्स फंड कैन गिव बेटर रिटर्न फ्रॉम इट्स बेंचमार्क। इंडेक्स फंड का एक बेंचमार्क होता है, क्या वो उस बेंचमार्क से ऊपर रिटर्न दे सकता है? ट्रू और फॉल्स, कभी नहीं दे सकता। जो उसका बेंचमार्क है उस बेंचमार्क के अंदर में ही आपको रिटर्न मिलेगा। आंसर है इसका बी। द यंग BPO एग्जीक्यूटिव शुड नॉट बी एडवाइज्ड टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म स्कीम्स बिकॉज ऑफ देयर लेविश लाइफ स्टाइल। एक BPO एग्जीक्यूटिव है जो यंग एज का है, उसको सलाह नहीं दी जानी चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल उस समय चेंज हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, आंसर इसका फॉल्स है। उसको सलाह दी जा सकती है, वो अपनी लाइफ स्टाइल के लिए अलग से प्लानिंग कर सकता है, और स्कीम में किसी में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलग से प्लानिंग कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको सलाह दी जा सकती है। तो ये आंसर है रॉन्ग, यानी कि बी, फॉल्स। टर्म ए स्टॉक पिकिंग इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी स्टॉक को पिक करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो किसी भी लॉन्ग टर्म स्टॉक के लिए पिक कर रहे हो तो उसको जानना चाहिए कि जब वो सबसे ज़्यादा डाउन हो, यानी कि बॉटम अप अप्रोच बिल्कुल डाउन लेवल में आया हुआ हो, तब उसको अप्रोच करना चाहिए, तब उसको परचेज करना चाहिए। इसका आंसर रहेगा ए, बॉटम अप अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट वैल्यू इज 152 करोड़, डिविडेंड एक्योर्ड बट नॉट रिसीव्ड 8 करोड़, लाइबिलिटी इज 2 करोड़, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स इज 75 lakhs, व्हाट विल बी द NAV ऑफ द स्कीम। देखो, इसमें बोला गया है किसी भी स्कीम की मार्केट वैल्यू 152 करोड़ है, डिविडेंड 8 करोड़ बन रहा है बट अभी मिला नहीं है, लाइबिलिटीज यानी कि जो खर्चे हैं वो 2 करोड़ के हैं, और यूनिट्स 75 लाख हैं। तो इसको NAV कितने रुपए की बनेगी? तो इसमें सीधा सीधा आंसर रहेगा बी, 210 रुपये 67 पैसे की एक NAV रहेगी। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर 152 करोड़ की मार्केट वैल्यू है, इसमें से 2 करोड़ लाइबिलिटी जो खर्चे हैं वो निकाल देते हैं, तो 150 करोड़ बचेगा। 150 करोड़ में 8 करोड़ डिविडेंड, जो कि डिसाइड हो चुका है, बेशक मिला नहीं है लेकिन मिलना कन्फर्म है, डिसाइड हुआ है तो मिलेगा भी। तो इसको ऐड कर देते हैं, 158 करोड़। 158 करोड़ को जब हम ऐड करेंगे तो इसमें बैठेगा 75 लाख जो यूनिट्स हैं, उनको डिवाइड करेंगे तो 210 रुपये 67 पैसे इसकी एक NAV की वैल्यू आ जाएगी निकल कर। इन्वेस्टर सेलेक्ट्स एन MF बेस्ड ऑन। एक इन्वेस्टर MF को किस बेस पे सेलेक्ट करता है? इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी,
इन्वेस्टमेंट पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तो कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, उसका कोई गोल होता है, उस गोल को पाने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसका आंसर है डी, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव उसका क्या है कि कोई ना कोई एक गोल उसने डिसाइड किया होता है। डैश हैज़ बीन अपॉइंटेड बाई ट्रस्टी। ट्रस्टी किसके जरिए अपॉइंट किए जाते हैं, यानी कि ट्रस्टी किसको अपॉइंट करते हैं, कस्टोडियन, आरएनटी, एएमसी, डिस्ट्रीब्यूटर। इसका आंसर है सी, एएमसी। एएमसी को ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं। रिस्क में बी डिफाइंड एज, रिस्क कैसे डिफाइन किया जा सकता है, एसेट एलोकेशन, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फाइनेंशियल लॉस, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। तो रिस्क को जो डिफाइन करेंगे वो फाइनेंशियल लॉस, यानी कि जो लॉस होगा उसी को तो बोलेंगे रिस्क ले सकते हो या नहीं। ए डिस्ट्रीब्यूटर नीड्स डिफरेंट एआरएन फॉर ईच एएमसी। एक डिस्ट्रीब्यूटर को अलग अलग एएमसी में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए डिफरेंट एआरएन की ज़रूरत है। क्या ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि एआरएन केवल एक बार अलॉट होता है और जो कि सारी एएमसीज में जहाँ भी आप देना चाहते हैं एक ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फाइनेंशियल प्लानर डिफाइंस डेट क्लाइंट डज नॉट हैव रिसोर्स टू मीट गोल्स ही शुड। फाइनेंशियल प्लानर ने डिफाइन किया है कि क्लाइंट का जो गोल डिसाइडेड था उसको मीट नहीं कर पा रहा है क्लाइंट, तो उसको क्या करना चाहिए। इन्फॉर्म द क्लाइंट, क्लाइंट को बताना चाहिए। अवॉइड टेलिंग एज क्लाइंट विल बी डिसर्टेड, क्लाइंट को बताना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो दुखी होगा। अवॉइड टेलिंग एज ही मे लॉस द क्लाइंट, क्लाइंट को बताना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वह लॉस में हैं। इंक्रीज रिस्क टू जनरेट हायर रिटर्न, रिस्क को ज़्यादा कर देना चाहिए रिटर्न ज़्यादा जनरेट करने के लिए। तो इसका आंसर है ए, इन्फॉर्म द क्लाइंट। सबसे पहले तो क्लाइंट को बता देना चाहिए कि आप जो गोल डिसाइड किए हुए हैं वो मीट नहीं कर पा रहे हैं, उसका कोई सोर्स नहीं है, तो आप इसको अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। केवाईसी इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट मोर देन, केवाईसी कब रिक्वायरमेंट होती है किस इन्वेस्टमेंट के लिए, 20,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर, नॉट रिक्वायर्ड या नीडेड फॉर ए सिंगल रुपी इन्वेस्टमेंट, या फिर आप कोई भी सिंगल रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो केवाईसी आपकी चाहिए। तो इसका आंसर है डी, नीडेड फॉर ए सिंगल रुपी इन्वेस्टमेंट। आप कोई सिंगल रुपये का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको केवाईसी देनी ही होगी। क्लोज एंडेड फंड अलाउज इन्वेस्टर टू सेल देयर यूनिट्स। क्लोज एंडेड फंड जो होते हैं मैच्योरिटी बेस्ड फंड होते हैं, तो ये अलाउ करते हैं इन्वेस्टर को अपने यूनिट्स को सेल करने के लिए बाय अलाउइंग फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट टू सेल, by selling number of units in a fixed interval, by listing MF in a stock exchange। तो क्लोज एंडेड फंड जो अलाउ करते हैं इन्वेस्टर्स को अपने यूनिट को सेल करने के लिए वो तब करते हैं जब MF स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया हो। इसका आंसर है सी। सिंस प्रिपरेशन ऑफ विल इज ए लॉन्ग प्रोसेस इट हैज़ बी अवॉइडेड। किसी भी वसीयत को बनाने का जो प्रोसेस है वो एक लंबा प्रोसेस है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर है बी, फॉल्स। कोई भी वसीयत को बनाने के लिए लंबा प्रोसेस है तो उसको अवॉइड करना उचित नहीं है। जब आपने डिसाइड कर लिया है तो उसको बनाना चाहिए। डैश अलॉट्स द एआरएन नंबर, एएमसी, सेबी, एनआईएसएम, एमपी। कौन एआरएन नंबर अलॉट करता है? तो इसका आंसर है डी, एमपी। एमपी ही एआरएन नंबर अलॉट करता है। जब आप एनआईएसएम 50 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम पास कर लोगे तो उसके बाद में आप एआरएन के लिए अप्लाई कर सकते हो। द पर्सन विद होम द यूनिट्स आर प्लेस्ड इज नोन एज। एक आदमी जिसके साथ में आप अपनी यूनिट को प्लेस कर रहे हो किस नाम से जाना जाता है? प्लेजर, प्लेजी, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। प्लेजर होता है जो यूनिट्स को प्लेस कर रहा है, प्लेजी होता है जिसके पास आप यूनिट्स को प्लेस कर रहे हैं। तो इसका आंसर है बी, प्लेजी। एप्लीकेशन फॉर एमएफ वुड बी रिजेक्टेड इफ पेड इन। एमएफ की एप्लीकेशन कैंसिल हो सकती है चेक से अगर पेमेंट करते हो, डीडी से पेमेंट करते हो, कैश पेमेंट करते हो या फिर बैंकर्स का चेक देते हो। तो इसका आंसर है सी, कैश। अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तो एमएफ की एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा जिससे कि आप अपना एनआईएसएम 5th म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्ज़ाम क्लियर कर सको। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है, ना कि क्वेश्चंस के आंसर को रटने की।